नमस्ते बच्चों। चलिए आज फिर से हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। हम जो है हरियाणा के वनों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हर्बल पार्क्स तक जो है कवर कर लिया था। आज हम हरियाणा सरकार के वनों से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं और जो हरियाणा सरकार के प्रयास हैं उनके बारे में भी देख लेंगे और इस प्रकार से अपना जो वनों से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अपनी पहली स्लाइड जो है वो है, देखिएगा, ये है हरियाणा वन संरक्षण कार्यक्रम एवं योजनाएं। भाई हरियाणा सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। देखिए हरियाणा में ना बहुत ही कम क्षेत्रफल पर जो है वनों का विस्तार है। ठीक है, तो हमें अपने जो वन है उनको बढ़ाना है, उनका संवर्धन करना है। तो क्या किया है हरियाणा सरकार ने, देखिए हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, ये योजना 2015 में आई थी। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई जो हर घर हरियाली योजना थी तो उसमें देसी प्रजातियों की जगह पे वो आपसे पूछ लेंगे विदेशी प्रजातियों के पौधों का विकास करना। नहीं, ध्यान में रखना है कि हमारा जो टारगेट था वो था 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ पौधे जो हमने लगाने हैं और इसमें जो देसी प्रजातियों के पौधे हैं ना उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर वो आपसे HCS में पूछेंगे तो यहाँ पे देसी की बजाय विदेशी लिख देंगे और अगर SSC में पूछेंगे तो फिर आपको जो है सन में ही कंफ्यूजन कर देंगे कि 2015 में स्कीम आई थी, 2014 में थी, 2020 में थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने हर जो योजना है उसके टारगेट्स को पढ़ना है कि भाई उनका मुख्य लक्ष्य क्या था। ठीक है, और उसके किस साल यह योजना लेकर आई गई थी ये भी ध्यान से देख लेना है। चलिए इसमें भाई देसी जो प्रजातियों के पौधे हैं जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, अपने इस तरह के पौधे जो है लगाने थे। चलिए आगे है भाई अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी अरावली श्रृंखलाएं हैं वो हरियाणा का जब हम मैप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि दक्षिण में ये अरावली की जो है श्रृंखलाएं हैं, आपको महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली तक जो है दिखाई देती हैं। और आपको पता ही है कि ये नए पर्वत नहीं हैं बल्कि ये बहुत ही पुराने पर्वत हैं जो कि अब घिस घिस कर जो मतलब ये अवशिष्ट रूप में बचे हुए हैं। जैसे कोई नई चीज़ होती है ना तो बारिश, तूफान, मौसम, जलवायु इन सबको झेल झेल कर वो क्या घिस पिट जाती है। तो ऐसी घिसी पिटी हुई जो है पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हमें इसका वापस से जो है इसका पुनर्वास करना है, इसका वापस से उत्थान करना है। तो भाई क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। और ये जो योजना थी ये 1990 और 91 में शुरू की गई थी और इसमें EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जो है सहयोग दिया था। देखिए भाई जो ये यूरोपियन यूनियन है ये यूरोप के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन सभी का एक संघ है। ये जो विकसित देश होते हैं ना ये क्या करते हैं कि जो विकासशील देशों में कोई इस प्रकार की योजना चल रही हो जिससे भाई पर्यावरण का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, आकर मदद करते हैं कि तुम जो है अच्छा कार्य कर रहे हो, चलो हम तुम्हें कुछ मदद कर देते हैं। भाई फाइनेंशियल जो है ना वित्तीय रूप से हमारी सहायता करते हैं, हमें पैसे वैसे देते हैं ताकि भाई हम जो है ना अपना लक्ष्य पूरा कर पाएं। क्योंकि क्या होता है ये वन वगैरह लगाएंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे, वनों को बचाएंगे, फाइनली जो है पूरे विश्व के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो अब आगे चलिए हम पढ़ रहे हैं कंडी योजना। देखो नाम से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि भी ये कंडी योजना किससे संबंधित है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, बताइए कंडी योजना संबंधित है मतलब शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ठीक है, और जो है लिंगानुपात से, इस प्रकार से। तो आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या है। हालांकि हो सकता है कंडी किसी जो है जड़ी बूटी या पेड़ पौधे का नाम हो, लेकिन मुझे तो ध्यान नहीं है। तो फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि भाई कंडी जो योजना है, कंडी मतलब क्या है, इसका शब्द का अर्थ क्या है। तो फिर भी आपने ध्यान रखना है कि जो कंडी योजना है ना वो अपनी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, आप देखिए शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो भाई उत्तर की तरफ पड़ती हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के मैप में उत्तर की तरफ है। कहाँ पे है, पंचकुला, अम्बाला और अपने यमुनानगर। तो भाई यहाँ पर जो खुली शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, वैसे तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या है, पेड़ पौधों का विकास है ही, लेकिन जो खुली हुई जहाँ पे नहीं है भाई ऐसी पहाड़ियाँ शिवालिक की जहाँ पर जो है पेड़ पौधों का ढंग से जो है विकास नहीं हो पाया, तो वहाँ पे पुनः वृक्षारोपण करना है। क्या करना है, पुनः वृक्षारोपण करना है। चलिए अब आगे है हमारा जो है सामाजिक वानिकी योजना। इसमें भी हमें वर्ल्ड बैंक ने सहयोग दिया है और ये योजना 1982 में लाई गई थी। देखिए HCS में अगर पूछा जाए ना वनों से संबंधित स्कीमों के बारे में तो आपसे ना क्रम में लगवा लेंगे। ये बताइए ये योजना इनके लक्ष्य पूछे जा सकते हैं और ये कब कब जो है ले करके आई गई थी, या कौन से देश ने या कौन सी जो वित्तीय संस्था है, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, तो किस वित्तीय संस्था ने हमें सहयोग दिया था। तो ये भी हमें ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद है भाई अपना
अब देखिए, हमने स्कीम्स तो हम लेकर के आ ही रहे हैं, लेकिन जो प्रदूषण वगैरह फैल रहा है, भई वन काटे जा रहे हैं, या फिर जो है जैसे हम देखते हैं ना, किसान अपने जो रेज़िड्यू हैं, फसल के जो अवशेष होते हैं उनको जला देते हैं, तो उनसे कितना प्रदूषण फैलता है। तो इन सबको कंट्रोल भी तो करना है, भई वनों को नहीं काटा जाना चाहिए, वनों को उगाना चाहिए, और जो ये जला रहे हैं पेड़-पौधों को, तो उनको भी रोकना है। तो इसके लिए हमने एक क्या किया है, हरियाणा ने, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो इसकी स्थापना की गई है 1974 में। देखिए जो केंद्रीय स्तर पर भी इसी वर्ष जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, और हरियाणा सरकार ने भी जो है अपनी पहल इसी वर्ष शुरू कर दी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि फरीदाबाद में पर्यावरणीय न्यायालय जो है वो स्थापित किया गया था। कैसे याद रखेंगे, देखो याद करना तो इतना मुश्किल नहीं है। कैसे, देखो आप क्या सोचते हो, ये वायु है और ये पेड़ है, ये पौधे क्या फ्री में है? नहीं जी, फ्री में कुछ भी नहीं होता है, सभी की कॉस्ट होती है। अगर आप फ्री का समझ के इनको मतलब बेहिसाब इस्तेमाल करोगे, तो कहीं ना कहीं बाद में हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो फ्री में दरअसल कुछ नहीं मिलता है, पर्यावरण जो है ना वो फ्री में नहीं मिलता है, इसकी एक कॉस्ट होती है। क्या होती है? कॉस्ट होती है। तो आपसे पूछा जाए ना कि जो है पर्यावरण जो है क्या फ्री में मिलता है? नहीं भाई, पर्यावरण की भी कॉस्ट होती है, फ्री में नहीं मिलता है। तो फ्री का समझ के इसको बेहिसाब इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हम अपना चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि एक नहीं दो दो विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। वे कहाँ पे हैं? तो फरीदाबाद में है और एक हिसार में है। फरीदाबाद में है और एक हिसार में है। ठीक है, तो चलिए इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे देखिए कहीं कहीं पे किसी किसी जो है ज़िले में जो है पेड़ पौधों के विकास के लिए संवर्धन केंद्र बनाए गए हैं। तो ये हमको क्या करने हैं भाई? याद करने हैं। कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र सियोठी गांव है, किसका है भाई? कुरुक्षेत्र का है। यानी कि कुरुक्षेत्र में सियोठी गांव में एक सफेदे के संवर्धन के लिए केंद्र बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके मतलब उन्नत जो है किसमें कि भी जो पर्यावरण के लिए हेल्पफुल हो और जो जल्दी जिनका विकास हो जाए। ठीक, आपने देखा होगा आपने कि नहरों के किनारे पे आपको अक्सर सफेदे के जो पेड़ है ना वो मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो 15 जुलाई है तो उसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई इसको तरु दिवस, किसको? तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद है आपका 2005 और 6 में जो है हमारी शुरू हुई थी नेशनल ग्रीन कोर योजना। इसके तहत क्या था? इसके तहत क्या करना था कि सभी जिलों में पर्यावरण क्लब बनाने थे, कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में ना हम एक पर्यावरण क्लब बना लेते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा भी? देखो जो एक क्लब होगा ना, तो क्लब का मतलब ही क्या है कि जागरूकता पैदा करना, ना केवल पेड़ पौधों को उगाना है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना कि अकेला चना क्या पाड़ फोड़ेगा, भाई अकेला व्यक्ति क्या करेगा? दो चार व्यक्ति क्या कर लेंगे? जब तक पूरा समाज, जो हमारा नागरिक समाज है ना, जब तक वो जागरूक नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो पर्यावरण क्लब है, इससे हमारे युवा जुड़ेंगे, बच्चे जुड़ेंगे, बुजुर्ग जुड़ेंगे, महिलाएं जुड़ेंगे, भी सारे समाज का जो सारा वर्ग है ना वो जुड़ जाएगा। उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई क्यों हमारे लिए पेड़ पौधे इतने जरूरी हैं, वन्य जीव क्यों हमारे लिए इतने जरूरी हैं, तो हमें इनका क्या करना है? संरक्षण करना है। तो बस इस नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत हर एक जिले में पर्यावरण क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम भी था अपना, कि भाई ये इसी से संबंधित है कि पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, अब देखिए अब नेशनल लेवल पर हम बात कर लेते हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला प्रयास इस दिशा में कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो देखिए 1935 में वन्य जीव संरक्षण संबंधी जो है ना पहला प्रयास किया गया था। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है मोतीचूर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में। और बाद में इसी का नाम क्या है? राजा जी नेशनल पार्क। तो आपसे ये पूछा जाए, बताओ राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड के देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून में है। और इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था मोतीचूर वन्य जीव विहार। और ये जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए संबंधी जो है पहला प्रयास था। आपको ध्यान है कि 1935 में हमारा देश तो गुलाम था, तो ये प्रयास किसने किया होगा भाई? अंग्रेजों ने ये प्रयास किया होगा। मतलब अंग्रेजों को इंसानों के तो खैर खबर थी नहीं, खैर उन्होंने वन्यजीव की खैर खबर ले ली, तो वो भी अच्छा है कि चलो वन्यजीव को जो है बचाना है, बाकी हमको तो मार ही रहे थे। ठीक है, चलिए 1936 में जो है 1936 में जो है अपना एशिया का, देखिए एशिया महाद्वीप, हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा ना कि उत्तर अमेरिका होता है एक महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका होता है, यूरोप होता है, फिर अफ्रीका होता है, एशिया होता है, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे क्या है? नीचे है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो भाई ये महाद्वीप है, तो इसमें अपना जो एशिया महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल इन सारे महाद्वीपों की तुलना में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो हम बात कर रहे थे भाई नेशनल पार्क की, तो कह रहे हैं 1936
1936 में एक नेशनल पार्क बनाया गया, इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? नैनीताल में। कहाँ पे है ये? नैनीताल में। और ये जो नैनीताल है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और अब फिलहाल इसका नाम क्या है? तो भाई फिलहाल इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पार्क था, एशिया का पहला नेशनल पार्क था। भाई क्या था? एशिया का पहला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित था? भाई ये अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और कहाँ पे है? नैनीताल में। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए, अब आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीवों के और पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसका निर्माण कब किया गया था? तो भैया 1982 में किया गया था। भैया ये वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित जो शिक्षा प्रदान करने के लिए यह संस्था काम करती है। चलिए, अब ये स्लाइड भी अपने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अब है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चलो वनों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में आप बहुत सारी बातें कर रहे हो, तो ये तो बताओ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जो है मेंशन है इनके बारे में। भाई संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं और कहाँ पे दिए गए हैं? तो देखिए मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। देखिए, जो आप जब पढ़ोगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट हम जब पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम बार बार जो हमारे ध्यान में हमेशा रहता है तो वो रहता है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार जो कि 12 से आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक दिए हुए हैं। भाई ये हमारे मूल अधिकार हैं। भाई हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें नागरिकों के तो पता होना चाहिए ना कि भाई अगर हमारे देश में हम नागरिक हैं तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं। संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद 36 से लेकर, ध्यान रखना, 36 से लेकर 51 तक ये राज्य के मौलिक, ये राज्य की क्या है? ड्यूटी है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और डायरेक्टिव जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, यानी कि राज्य को निर्देश दिया है। किसने निर्देश दिया? संविधान ने निर्देश दिया है। कभी राज्य तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने नागरिकों का ना इस प्रकार से ख्याल रखोगे। देखो फर्क है इन दोनों चीज़ों में। जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, जो मूल अधिकार होते हैं ना, तो वो तो क्या है, अगर आपके पूरे नहीं हुए या कोई वायलेट कर रहा है उसको, भाई प्रदान नहीं कर रहा, मना कर रहा है देने से, तो आप कहाँ पे जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और इसके अलावा भी आप किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो संविधान में इनके लिए आप मतलब न्यायालय की शरण ले सकते हो कि भी मुझे मेरा राइट जो है दिलवाओ, ठीक है। लेकिन जो राज्य के जो मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो नीति निदेशक तत्व हैं, भाई उनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। भाई राज्य की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अब वो पूरी नहीं कर रहे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ कोर्ट में जाकर के देखे इन्होंने कहा था कि हम करेंगे लेकिन ये कर तो नहीं रहे। बात सिंपल सी है कि मौलिक अधिकारों के लिए आप जबरदस्ती इनको लागू करवा सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है एक मार्गदर्शन की तरह है, कि राज्य का जो है मार्गदर्शन करते हैं कि आपने अपने नागरिकों का कल्याण करना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम जो है अपने टॉपिक से थोड़ा अपने टॉपिक पर ही वापस आते हैं। तो इसमें क्या है कि हम वन्य जीव और वनों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भाई संविधान में भी क्या इनके संरक्षण की बात की गई है कि नहीं की गई है। तो जी हाँ, डीपीएसपी में जो कि 36 से 51 के बीच में आते हैं, तो उसी में 2 आर्टिकल हैं अपने, 47 और 48। याद रखना है 47 और 48 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनमें राज्य की जिम्मेदारी बनती है ये कि वो वन्य जीवों की रक्षा करेंगे और जो प्राकृतिक संसाधन है ना उनका संरक्षण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए 51 तक क्या थे? राज्य के नीति निदेशक तत्व थे। अब एक बात सोच के देखिए, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिनको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। राज्य की तरफ से भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, हालांकि आप उनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिए तो गए हैं ना कि भाई राज्य की ये ड्यूटी बनती है अपने नागरिकों के प्रति। तो क्या नागरिकों की अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटी नहीं बनती है? बनती है जी, बनती है। और उनको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या है? प्रत्येक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं कि भाई जिस प्रकार से तुम अधिकारों के लिए अपनी बात रखते हो ना, तो तुम्हारी मोरल ड्यूटीज भी हैं, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इस देश के नागरिक हो, तो तुम्हारे ये क्या है? कर्तव्य बनते हैं। और उन्हीं में से मतलब वो जो मौलिक कर्तव्य वाला प्रावधान है ना, वो पहले जो ओरिजिनल हमारा संविधान था तो उसमें तो था ही नहीं। तो क्या हुआ कि बाद में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है, इसको ऐड कर दिया गया। तो क्या हुआ कि अब हमारे मौलिक कर्तव्यों में हमारा एक मौलिक कर्तव्य ये भी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे और अपने वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे। और ये प्रावधान जो है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये संविधान में कहाँ पर है? तो जो 51 है ना, 51 उसी में एक पार्ट बना के जोड़ दिया गया। 51 कै
51A, ठीक है। तो 51 क या 51A में क्या है, अपने मौलिक कर्तव्य है भाई। प्रत्येक नागरिक का जो है, प्रत्येक सिटीजन का मौलिक कर्तव्य है कि वह वन्य जीवों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। और बहुत सारे कर्तव्य हैं कि हम भाई क्या करेंगे, अपने देश की जो है ना, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, अपने राष्ट्रगान का जो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए, फिलहाल हम जो है इस टॉपिक पे हमने देख लिया कि आर्टिकल 47, 48 है और आर्टिकल 51 है। नीचे वाला मौलिक कर्तव्य है और ऊपर वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चलिए, अब उसके बाद कई बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि सियोन सर जंगल किनको कहते हैं। सियोन सर जंगल ये दूसरा नाम है किसका, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही सियोन सर जंगल के नाम से जानते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कहाँ पर है भाई, कैथल में है। कहाँ पर है, तो भाई ये कैथल में है, ठीक है। तो हिरण उद्यान के बारे में पूछ लिया जाए तो है से हिरण और है से ही हिसार। तो हिरण उद्यान कहाँ पे है, हिसार में है। अच्छा, ठीक है। तो अब हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो ये है यमुनानगर में। कहाँ पे है, देखो हमने पढ़ा था अपने यहाँ पे 4 या 5 ही आती हैं, बस 4 और 5 ही आती हैं, है ना। तो वो कहाँ पे है, तो यमुनानगर में है भाई हाथी, केवल और केवल। और एक हाथी शायद हमने पढ़ा था कि वो कुरुक्षेत्र में, वो दिखाने के लिए सिर्फ। बाकी जो हाथी है ना वो कहीं और नहीं है, बस यमुनानगर में ही है, ठीक है। इसलिए जो इनका, अब ये तो याद करने की बात ही नहीं, जब हमें पता है हाथी केवल यमुनानगर में है तो उनके ऊपर अनुसंधान का केंद्र भी कहाँ पे होगा, वो भी यमुनानगर में ही होगा, ठीक है। बस ध्यान रखने की एक बात ये है कि बसंतौर जंगल के बारे में पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये जो बसंतौर जंगल है ना ये कहाँ पे है। तो आप कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि जंगल तो आपको अंबाला में भी मिलेंगे देखने को, और आपको पंचकुला में देखने को मिलेंगे, और आपको यमुनानगर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बसंतौर ये जगह है ना जहाँ पे ये जंगल है, तो वो यमुनानगर में है भाई। कहाँ पे है, यमुनानगर में है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए, ये कुछ जो है वन्य जीव के संरक्षण केंद्र है, फटाफट एक बार इनको देख लेते हैं। ये याद रखने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कैरू भिवानी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, भोर सैदान कुरुक्षेत्र में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में। तीतर संरक्षण जो केंद्र है आपका मोरनी में। देखिए, पर्टिकुलर जगह भी पूछी जा सकती है। अब ये मत कह देना तीतर संरक्षण केंद्र पंचकुला में, पंचकुला में तो है, कहाँ पे है, मोरनी में है। अब ये पूछेंगे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, ये मत कह देना पंचकुला में, पंचकुला में तो है भाई लेकिन पिंजौर में है। अब ये ना घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेंगे गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मोरनी, तो ये गलत हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भाई आपका पिंजौर में है। और तीतर वाला जो है ना, तीतर तीतर मोरनी में है ना। चलिए, अब मोर जो चिंकारा था ना वो अकेला पूछें तो आप लिखना कैरू भिवानी, लेकिन मोर एवं चिंकारा पूछें, मोर एवं चिंकारा पूछें तो आपने लिखना है झबुआ। किसके अंदर पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, ठीक है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये अपना है पीपली, कहाँ पे, पीपली कुरुक्षेत्र में, ठीक है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है अपना, ये है भाई अपना पिंजौर में। कहाँ पे है, पिंजौर में, ठीक है। चलिए, अब 3 चिड़ियाघर कुछ नहीं है, बस नाम नाम की चिड़ियाघर है, लेकिन फिर भी जो है देख लेते हैं कि एक तो है भाई छोटा चिड़ियाघर भिवानी में, और फिर एक छोटा चिड़ियाघर जो है वो पीपली में है। पीपली कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। और रोहतक में भी क्या है, एक चिड़ियाघर है। रोहतक में भी क्या है, एक चिड़ियाघर है, ठीक है। चलिए, अब ये अपनी लास्ट स्लाइड। क्या होता है ना कि कभी कभी ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ को भी क्या करना है, कवर करना है। तो ये देखिए, फूल, फूल क्या है, कमल, राजकीय फूल पूछा जा रहा है। ये राज्य के फूल हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भाई पता होना चाहिए ना। तो फूल क्या है हमारा, राजकीय फूल क्या है, कमल है। और राजकीय वृक्ष भाई पीपल है। राजकीय पशु भाई काला हिरण है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बक, ठीक है। पक्षी क्या है भाई, काला तीतर है जिसको हम कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। अब ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पे है, तो हम कहेंगे भाई ये पंचकुला में पड़ता है, ठीक है। अब ये पिंजौर गार्डन जो है ना, तो ये किसने बनवाया था, तो इसको मुगल गार्डन भी कहते हैं, क्योंकि भाई मुगल जो थे ना, मुगलों ने इसको बनवाया था। ये इसको बनवाया था नवाब फिदाई खान ने। पिंजौर गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं, इसको बनवाया था नवाब फिदाई खान ने। तो भाई ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो है वनों से संबंधित जितने भी हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, और जो भी हमारा वन क्षेत्रफल है, जो नई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, मतलब हमने सारा कहीं से जो है ना हर सोर्स से मिला करके अपना पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। तो जो है हम धीरे धीरे इस प्रकार से अपनी हरियाणा जी के जो है कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।